how are you? So, welcome to Social Science CBSE classes. I hope you're liking my channel. So, today we are going to start the second part of the chapter First History, the French Revolution. Right? अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट विजिट नहीं किया है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज काइंडली पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको इसका सेकंड पार्ट समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। ओके, सो अगर आप सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। काइंडली शेयर माय वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ टू हेडिंग्स, सिर्फ टू टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड फ्रांस अबॉलिशेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। लेट्स लर्न। जैसे ही मैंने आपको बताया कि आज हमने दो टॉपिक करने हैं, दैट इज फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड फ्रांस अबॉलिशेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड क्या कर दिया, बिकम अ रिपब्लिकन स्टेट और गवर्नमेंट। अब इसमें आपके सामने टू वर्ड्स आए हैं, दैट इज मोनार्की एंड रिपब्लिक। तो रिपब्लिक तो आपको एंड में समझ आ जाएगा। तो है एक मोनार्की। मोनार्की वर्ड है, इसका मीनिंग होता है किंग। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है जब किंग क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। लेट्स गो फॉर दैट। कल मैंने आपको जाते जाते लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जो हमारे किंग है, जब वहां पर बेस्टाइल में अटैक हुआ तो किंग क्या हुआ, वो डर गया, he got frightened, बिकॉज उसको ये लगा कि ये जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं फ्रांस के, अब वो अवेयर हो चुके हैं और धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर रहे हैं, किंग की डोमिनेंसी को खत्म किया जा रहा है। तो उसने क्या किया, तो अब से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कि 4 अगस्त 1789 को इन द नाइट हमारे जो किंग लुइस 16 थे, उन्होंने जो सिटीजन्स ऑफ फ्रांस हैं उनके आगे सरेंडर कर दिया। राइट? तो सरेंडर कर कर उसने क्या कहा कि वो आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा। ओके, तो इसके साथ ही क्या डिसाइड किया गया, जो भी टैक्सेस थे, कौन कौन से टैक्सेस थे, उसको टैक्सेस का नाम दिया गया टिथिस एंड टेलिस। जो टिथिस एंड टेल्स थे, इनको भी अबॉलिश कर दिया गया। मैं आपको बता देती हूँ, जो टिथिस थे इसका मतलब जो चर्च टैक्स लिया करती थी, और टेल्स होते हैं जो नॉर्मल टैक्स देते थे। ये सभी टैक्सेस को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इसके साथ ही क्या डिसाइड हुआ कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, लाइक क्लर्जी और नोबिलिटी के जो लोग थे, उनकी हर एक फैसिलिटीज को गिव अप मींस खत्म कर दिया गया। और क्या डिसाइड हुआ कि जो सभी लोग हैं, चाहे वो किंग है, चाहे वो स्टेट्स के मेंबर्स हैं, चाहे वो नोबिलिटी क्लास है, चाहे वो क्लर्जी है, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, तो अब हमारा जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, दैट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेट्स गो एंड स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, जो कि है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, तो ये है नेशनल असेंबली। मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है। अब आप नेशनल असेंबली क्या है, अब आप ये मत सोचना, क्योंकि कल मैंने अपने लास्ट वीडियो में यही बताया है कि नेशनल असेंबली किसने बनाई थी, वो 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे, जिसको मीटिंग में इनवाइट किया गया था बाय द किंग लुइस। जिसके बाद ये जो सारी रेवोल्यूशनरी सिचुएशन है, इसको स्टार्ट किया गया, एंड एट लास्ट द किंग लुइस 16 सरेंडर बिफोर द सिटीजन्स। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, नेशनल असेंबली ने क्या किया, दैट दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रेडी कर लिया इन 1791, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव या क्या उसका मेन पर्पस था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग, कि जो राजा है, किंग के पावर्स को क्या किया जाए, कम किया जाए। आफ्टर दैट ये जो पावर्स हैं वो कौन हैंडल करेगा, दे मैनेज्ड बाय द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, किसने कहा है, मोंटेस्क्यू ने, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ओके, तो ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, यही अब फ्रांस की जो सारी गवर्नमेंट है उसको चलाएंगे। अब ये वर्क कैसे होगा? अब ये पिक्चर देखिए, इस पिक्चर में आपको लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी सब नजर आ रहा है। तो फर्स्ट आप देखिए लेजिस्लेचर है, फिर एग्जेक्टिव है और फिर जुडिशरी है। अब सबसे आप नीचे देखिए, वहां पे लिखा है पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स में क्या शो हो रहा है कि जिनकी एज लेस देन 25 इयर्स है और वुमेन और चिल्ड्रन है, दे आर नॉट सपोज टू वोट, दे डोंट हैव द राइट टू वोट। उनके पास वोट डालने का राइट नहीं है। किसके पास राइट है? द मेन, ओनली द मेन इज हैविंग द राइट टू वोट, बिकॉज who have attained the age of 25 years, because at that time फ्रांस में वुमेन्स को ये राइट नहीं दिए जाते थे, बिकॉज दे थॉट कि दैट वुमेन इज मेंट फॉर फैमिली ओनली। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद ये जो एक्टिव हमारे वोटर्स हैं, मींस वो मेन जिनकी एज क्या है 25 इयर्स और अबव 25 इयर्स ऑफ एज हैं, वही एक्टिव वोटर्स हैं। अब वो देखिए किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? इलेक्टर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। इलेक्टर्स को वो सेलेक्ट करेंगे। इलेक्टर्स कौन है? दे आर द हाईली क्वालिफाइड मेंबर्स लाइक लॉयर्स, बिजनेसमैन और दोज हु पे द हाईएस्ट टैक्स, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं, ये वो मेंबर्स हैं। ओके, तो ये इलेक्टर्स क्या करेंगे? किसको चूज करेंगे? दैट इज द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास नेशनल असेंबली आ चुकी है। नाउ लुक एट द पावर्स। तो नेशनल असेंबली क्या करेगी? किसके ऊपर कंट्रोल कर रही है? देखिए, किंग के ऊपर कंट्रोल कर रही है और साथ ही किसके साथ? मिनिस्टर के साथ भी कंट्रोल को इसने बनाया हुआ है। उसके साथ अब आप ये देखिए कि किंग भी क्या यूज कर रहा है? कि वीटो पावर यूज कर रहा है। किंग की तरफ से भी एरो जा रही है। तो वो वीटो पावर क्या है कि अगर नेशनल असेंबली कुछ ऐसा लॉ पास करती है जो किंग को ठीक नहीं लगता, किंग उसको वेरीफाई करता है, तो क्या करेगा? उसको चेंज करने के लिए भी बोल सकता है। दैट इज कॉल्ड द वीटो पावर। अब आप साइड में देखिए, हमारे पास क्या है? एक्टिव वोटर्स हैं। जो एक्टिव इलेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? जज को भी इलेक्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, राइट, कि किस तरह से क्या काम करेगी नेशनल असेंबली है, वो विद 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। अब आप ये देखिए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग कैसे है। उस कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग ये है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। मैन एंड सिटीजन है, सबके राइट्स के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, इक्वालिटी है। तो ये क्या कहा गया कि ये सब राइट है बाय बर्थ मिले हैं और इनको किसी भी सिटीजन से, चाहे वो वुमेन, ओल्ड, चिल्ड्रन, उनसे हम इसको अलग नहीं कर सकते। ओके, तो अब आप ये देखिए, कुछ पिक्चर्स आपके सामने आएंगी। बिकॉज फ्रांस में उस समय के जो लोग थे वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते थे, बहुत ही कम मेंबर्स थे जो पढ़े लिखे होते थे। तो उस टाइम क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस यूज की जाती थी। जैसे कि अब आप देखेंगे ब्रोकन चेन्स है, उसके बाद नीचे एक रॉड है, एक गोल्डन स्टिक दी गई है। अब रेड कैप भी आपके सामने आ जाएगी, विंग्ड लेडी है। तो ये अलग अलग तरह की इमेजेस यूज करते थे, क्या शो करने के लिए? डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज को शो करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले है, अब आप ये देखिए, एक रेड कैप भी है आपके सामने। इस रेड कैप का मतलब है कि जो पर्सन स्लेवरी से फ्री हो चुका है। ओके, विंग्ड लेडी है, विंग्ड लेडी का मतलब है लॉ को दर्शाने वाली। लास्ट में ये तो 2 टैबलेट्स हैं, दिखाई दे रही होंगी, स्टोन टैबलेट्स और लॉ टैबलेट्स। ये शो करती है कि दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। ब्रोकन चेन्स हैं, ये शो करती हैं कि स्लेवरी खत्म हो चुकी है। जो गोल्डन स्टिक है शो करती है रॉयल फैमिली यानी किंग को। तो ये अलग अलग सिंबल यूज किए जाते थे उस टाइम, किसको शो करने के लिए? किंग की पावर्स को, या फिर कॉमन कोई बात शो करनी है, इस तरह से वो सिंबल्स के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू शो किया करते थे। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि क्या हुआ कि क्यों लुइस 16 है वो इतने टेंशन भरे माहौल के बावजूद भी क्या ऐसे सीक्रेटली वर्क कर रहा था,
क्यों ऐसा हुआ कि अभी भी जो लोगों में टेंशन का माहौल क्यों था। अब हमने ये देखा है लास्ट टॉपिक में कि क्या हुआ, वहां पर किंग ने सरेंडर भी कर दिया, किंग से सारी पावर्स भी ले ली, फिर भी जो लोगों में आने वाले सालों में इतनी टेंशन क्यों थी। द थिंग इज कि जो लुई 16 थे वो सीक्रेटली कॉन्टैक्ट में थे, सीक्रेटली बातें किया करते थे किससे, किंग ऑफ प्रोशिया से। ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे। क्यों? क्योंकि प्रोशिया और ऑस्ट्रिया जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज थी उनके बीच में एक टेंशन वाला माहौल पैदा हो चुका था। वो किंग भी किस तरह के थे, लुई 16 जैसे, तो वो सब बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे कि कहीं हमारे लोग भी लुई 16 के जैसे सिटीजन्स की तरह एक्शन ना ले लें। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, ये सभी नेबरिंग कंट्रीज ने लुई 16 के साथ मिलकर डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, आर्मी भेज देंगे और आर्मी क्या करेगी, सारे लोगों को अटैक कर देगी और फिर से लुई 16 को पावर मिल जाएगी। नहीं, जब तक ये लोग ऐसा करते तो 1792 में नेशनल असेंबली ने मेजॉरिटी वोट पास करके क्या किया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अब देखा ये लोग क्या सोच रहे थे, हम सिटीजन्स के ऊपर अटैक करेंगे, पर नेशनल असेंबली को पता चल गया था कि जो लुई 16 है वो सीक्रेटली ऐसा काम कर रहा है। तो उन्होंने 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के ऊपर अटैक कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो अटैक करने के बाद क्या हुआ, बहुत से लोगों को बोला गया, मींस मेल्स को बोला गया, वॉलंटियर्स को बोला गया जो आर्मी में थे या नहीं थे, कि सभी जाओ और फाइट का क्या करो, हिस्सा बनो, टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। तो ये सब जो सिटीजन्स थे उस समय चले गए और क्या उनकी शुरुआत हुई, वो वर्ड था मर्सिलीज। मर्सिलीज क्या था, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था जिसको लिखा था, किसने लिखा इसको, रॉजर डी लेस्ले। रॉजर डी लेस्ले ने इसको लिखा है। ये कब गाया गया, फर्स्ट टाइम जब लोग पेरिस से ऑस्ट्रिया और प्रूशिया की तरफ लड़ाई के लिए जा रहे थे और उस टाइम क्या डिसाइड किया गया, दैट दिस विल बी द नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस। तो नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस किसको बताया गया है, मर्सिलीज, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है उसको। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 लोगों में ये चीज जो है फैलनी स्टार्ट हो गई कि जो लोग हैं वो वॉर का हिस्सा बन रहे हैं। सबको कन्विंस किया गया, जबरदस्ती कहा गया कि आप जाइए और इस वॉर का हिस्सा बनिए, पार्टिसिपेट कीजिए अपने फ्रेंड्स के लिए, लोगों के लिए। अब हम जैसे जानते हैं कि 1791 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था उसमें वुमेन्स को या फिर जो लो कैटेगरी लाइक पैसिव थे सिटीजन्स, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। अब मैं आपके सामने दोबारा से ये पिक्चर लेके आती हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, एक्टिव आपको वोटर्स नजर आ रहे होंगे, उन्होंने किसको चूज किया है, इलेक्टर्स को चूज किया है, राइट। ये इलेक्टर्स कौन थे, जो क्वालिफाइड पर्सन थे, रिच पर्सन से सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। समझ आया आपको पिक्चर से? तो क्या समझते हैं कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं वही गवर्नमेंट का पार्ट बन सकते हैं, हम तो इसका पार्ट बन ही नहीं सकते। तो उस समय क्या डिसाइड किया गया कि ये बातें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और कुछ लोग क्या करने लगे, बातें करने लगे बैठ के, पब्लिक पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए, रैलीज में ये डिस्कस होने लगी बातें कि क्या सिर्फ जो इतने अमीर हैं, रिच लोग हैं, हाई टैक्स पेयर्स हैं, इन्हीं को गवर्नमेंट बनाने का राइट है, हम लोगों को कोई राइट नहीं है। तो इसी तरह धीरे धीरे एक फेमस क्लब का नाम सामने आया, दैट इज जैकोबिन क्लब। ओके, तो ये जैकोबिन क्लब किसने बनाया था, ये बहुत ही फेमस सेंट जैकोबिन जो कि कॉन्वेंट से बिलोंग किया करते थे, इन्होंने क्या किया, इस क्लब की शुरुआत की। और इस क्लब के मेंबर्स थे, कौन थे, ये लोग जैसे कि छोटे छोटे पीजेंट्स, शू मेकर्स, बेकरी में काम करने वाले, मीन्स वर्कर्स थे, उन सभी इसका पार्ट, वुमेन्स भी इसका पार्ट बने। तो वुमेन्स ने भी बहुत ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और
ये लोग क्या किया करते थे, डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्लोथ्स वेयर करते थे। अब ये देखिए उसकी जो पिक्चर है कि ये लोग इस तरह के भी कपड़े वेयर करते थे। देखिए इनके क्लोथ्स कैसे हैं, फ्रॉम द बॉटम ये शॉर्ट है, इसको नी ब्रीचर्स बोलते हैं, नी ब्रीचर्स, राइट। ये क्यों इन्होंने स्टाइल स्ट्रिप्ड वाले क्लोथ्स इन्होंने पहनने स्टार्ट किए, क्या शो करने के लिए कि ये है अलग, किनसे, जो रिच क्लास है ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने अपने आप को एक न्यू ट्रेडिशनल वे में शो किया एज कंपेयर टू द रिच क्लास। और ये साथ ही में देखो रेड हैट भी पहनी हुई है। रेड हैट क्या शो करती है, लिबर्टी का साइन, पर वुमेन्स को इसको पहनने का राइट नहीं था। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय सिर्फ मेन थे जो कि इस चीज का काम किया करते थे, जिनको ज्यादा लिबर्टी थी या वोट डाला करते थे। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, तो इससे क्या शो हुआ कि लोग ज्यादा से ज्यादा वॉर में जाने लगे। वुमेन्स को बोला गया कि आप घर पर रहो और फैमिली की केयर टेकिंग करो, ठीक है। तो ये जैकबिन क्लब ने बहुत अच्छा काम किया, तो लोगों में एक न्यू अवेयरनेस आई। उसके बाद ये जो जैकबिन क्लब के मेंबर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन 1792 में पार्सियंस के ऊपर अटैक कर दिया और 10 अगस्त 1792 को पैलेस ऑफ टुलरीज, ये पार्सियन पैलेस है, वहां पहुंच गए, वहां अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया, क्योंकि हमें पता है ये लड़ाई क्यों हो रही थी, ताकि हम लुइस 16 जैसे जितने भी किंग्स हैं उनकी पावर को खत्म कर सकें। इसीलिए उन्होंने अटैक किया और रॉयल फैमिली किंग को और उसके जितने भी कमांडर्स थे उसको क्या कर लिया, इम्प्रिजन कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। फिर असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि ये रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए। तो उस समय जो पैलेस ऑफ टुर्लिस है उसके राजा को और उसकी फैमिली को जेल में डाल दिया गया। उस समय एक न्यू चीज पास हुई, वो क्या थी, क्योंकि जैकबिन क्लब के मेंबर्स ने ये काम किया। उस समय नेशनल असेंबली ने क्या डिसाइड किया कि जो एक न्यू रेजोल्यूशन पास हुआ कि दैट मैन इज अलाउड टू वोट हु इज हैविंग द एज ऑफ 21 और अबव देन 21। तो 25 से जो चेंज हो गई है, जो कितनी हो गई है, 21 हो गई है, पर अभी भी वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से क्या हुआ कि उसके बाद नेशनल असेंबली ने अपना नेम चेंज कर क्या रख लिया, कन्वेंशन। तो नेशनल असेंबली का नेम क्या हो गया है, अब कन्वेंशन हो चुका है। ओके, तो इसने क्या डिसाइड किया कि अब कोई भी इस तरह की बात सामने नहीं आएगी कि कोई रिच है या फिर वो कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है या हाई टैक्स पे करता है वही वोट करेगा। अब जिसकी भी एज 21 है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, जैसा भी पर्सन है वो वोट डाल सकेगा, बट वुमेन को ये राइट नहीं दिया गया। और एक सबसे इन्होंने बड़ा काम क्या किया, इन्होंने राजा को क्या किया, मार दिया। उस समय पब्लिकली लुइस की जो हालत इन्होंने की है वो अब आप पिक्चर में आपको पहले दिखाती हूँ, उससे पहले आप गिलेटाइन का मीनिंग समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि लोगों ने पब्लिकली क्या कर दिया, लुइस 16 को मार दिया गया बाय यूजिंग गिलेटाइन मेथड। अब आप ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक वुडन फ्रेम है, वुडन फ्रेम के अंदर 2 ब्लेड्स हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके अंदर है पर्सन का हेड रखते हैं और कट कर दिया जाता है। तो इसी मेथड से लुइस 16 को देखिए मार दिया गया। क्यों मार दिया गया, क्योंकि लोगों को पता था कि ये सीक्रेटली हमारे साथ धोखा कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करने के बाद इसने हमारे साथ धोखा किया। और कुछ समय बाद ऐसे ही सेम उसकी वाइफ मरिया को भी मार दिया गया। आई होप आपको इतना समझ आया है। अब हमारा एक छोटा सा जो टॉपिक है इसके अंदर वो रह गया, दैट इज रेन ऑफ टेरर। अब हम डिस्कस करेंगे, रेन ऑफ टॉपिक है आज का, वो है रेन ऑफ टेरर। इसका मतलब क्या है कि टेरर मीन्स आप समझते हो जब लोगों में डर या दहशत की फीलिंग आ जाती है। तो ये एक बहुत ही डर वाला माहौल था जो फैल चुका है वहां पे। कैसे फैल गया है,
क्योंकि जैसे हमें मालूम पड़ा कि किंग लुइस को गिलोटाइन कर दिया गया है, मार दिया गया है, उसके बाद लोगों में उस गिलोटाइन मेथड को लेकर बहुत ज्यादा क्या है, डर बैठ चुका है। अब उनको क्या फॉलो कर रहे हैं कि उनको डर किस बात का है कि कहीं अगर हमने कोई गलती की तो हमारे साथ भी ये लोग ऐसा ही करेंगे। तो उस समय जो जैकोबिन क्लब के हेड थे, हमें पता है, दैट इज मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, इन्होंने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और अपनी गवर्नमेंट में क्या न्यू पॉलिसीज डाली कि अगर कोई इनके लॉ को नहीं मानेगा, इनको डिसओबे करेगा या फिर उनको गलती करते हुए पकड़ा गया तो उसको भी गिलोटाइन कर दिया जाएगा। तो लोग इस चीज से बहुत ज्यादा डरने लगे। और हुआ क्या कि जो गिलोटाइन के अपने ही सपोर्टर्स थे, उसके अपने ही आइडल्स थे, उन्होंने क्या किया, डिमांड की कि इस चीज को चेंज किया जाए, मॉडर्नेशन इसमें लाई जाए। इसीलिए 1794 में कोर्ट ने किसको गिल्टी घोषित कर दिया, डिक्लेयर किया, दैट इज रॉबस्पियर को, और अरेस्ट करके नेक्स्ट डे उसको भी गिलोटाइन कर दिया, मींस रॉबस्पियर को भी मार दिया। अब फिर से क्या माहौल हो गया वहां पर फ्रांस में, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पार्टी नहीं है, कोई रूल नहीं है, तो बिल्कुल ही एक स्टेट ऑफ, कहते हैं कि कोई स्टेट ऑफ नेचर नहीं रही, सब कुछ फिनिश हो गया। तो उस समय क्या चीज डिसाइड की गई, तो बाहर कौन आए, जो मिडिल क्लास वेल्दी लोग थे, मींस मिडिल क्लास के जो कुछ वेल्दियर पीपल थे, वो उठ के बाहर आए और कहा कि हम पावर को कंट्रोल करेंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब कुछ नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, एक 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, जिसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी क्या होती है, डायरेक्टरी इज अ ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स। क्यों उन्होंने 5 मेंबर्स रखे, जो कि डिसीजन ले सके। ओके, क्यों उन्होंने डायरेक्टरी बनाई कि ऐसा ना हो, यहाँ पे 5 पीपल है। पहले क्या हुआ कि जैकोबिन के ग्रुप के लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, उसने ही सारी पावर अपने हाथ में ले ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई एक पर्सन आ जाए। तो इन्होंने अब 5 मेंबर का एक ग्रुप बनाया, दैट इज डायरेक्टरी, जो सारे कंट्रोल को अपने पास रखेगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ग्रुप बनाया और वो काम करने लगा। पर क्या हुआ, धीरे 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 जो 5 मेंबर्स थे, इनकी आपस में बनी ही नहीं, हर एक बात पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इनके व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते थे, इनकी सोच नहीं मिलती थी, तो इनके बीच में हमेशा ही क्लैशेस हो जाते थे। एट लास्ट क्या हुआ, डायरेक्टरी भी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर पाई। और फिर हम क्या देखते हैं कि जब डायरेक्टरी नहीं रही, फिर से क्या है, सब कुछ खत्म हो गया, स्टेटलेस सोसाइटी, कुछ भी नहीं रहा वहां पे, कोई रूल नहीं है। तो फिर कौन बाहर आते हैं, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या करते हैं, मिलिट्री रूल की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का टॉपिक था। तो अब हमने ये देखा है कि जो आज हमने न्यू हेडिंग्स पढ़े हैं, न्यू बातें डिस्कस की हैं, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज देखने के बाद हमने क्या चीज देखी है कि इसका जो असर है वो कहाँ पे हुआ, पूरे यूरोप में होने लग गया। अब आपने क्या देखा कि जब लुइस 16 को मार दिया गया, तो लोगों ने क्या कर दिया, अपना हेड खुद चुनने की पावर रख ली, जिसको बोलते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जब हम अपना हेड खुद इलेक्ट करते हैं, दैट इज रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए कहा गया है दैट फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। अब वहां पे कोई मोनार्की नहीं है, कोई राजा नहीं है, लोग अपना हेड अपने आप चूज कर रहे हैं। अब कल भी हमारे इसी तरह से सिर्फ 2 टॉपिक है, कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू क्लास।